ठीक है जी, चलिए तो जो भी इनके डाउट्स हैं बताइए। हाँ जी, क्या कंटिन्यू करें बताओ, अभी क्या करना है? कुछ डाउट है या क्या करें, या थ्योरी आगे बढ़ाएं? सर एक क्वेश्चन सेंड की हूँ। हम्म। तो ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है प्रयास वाले ग्रुप में, देखो जी, ये कह रहा है कि x1 x2 xn ये रैंडम सैंपल, तो ये CSIR नेट 2018 का है, ठीक है ना। सो दिसंबर 2018 का ये PYQ है। ये आपका IID, रैंडम सैंपल मतलब IID, ठीक है। यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 है, थीटा रियल नंबर है, और आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पता ही है। सो विच आर द फॉलोइंग आर 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल फॉर थीटा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल थीटा के लिए। पहला ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस अल्फा की पावर 1/n। तो मान लो इसको चेक करना है कि ये 101 माइनस अल्फा, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन, डेफिनेशन पता है ना कॉन्फिडेंस लेवल का। सो थीटा को इसमें होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, बताओ। अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालो, और अगर ये ऑप्शन 1 माइनस अल्फा आ गया आंसर, सो अगर ये 1 माइनस अल्फा ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसका मतलब है कि दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगर नहीं आया दिस इज फॉल्स ऑप्शन। बताओ, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे? हाँ सर, निकाल तो रहे थे बट सॉल्व नहीं हो रहा था। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? यहाँ से क्या होगा, एक्स आई माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ। यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म 0 1। तो मुझे बताओ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बीटा फर्स्ट एंड एन। हाँ, बीटा फर्स्ट काइंड n,1। ठीक, तो यहाँ वैसे बना लो इसको। तो यहाँ से मेनली तो हमें इसमें इंटरेस्ट है, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मेनली मुझे ये प्रॉबिलिटी निकालनी, हमें यहाँ पे एक्सन के बारे में सोचना है। तो यहाँ से आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, बस इसको कंसीडर करो, ये तो ऑब्वियस है बाउंड, ठीक है। तो इसको ठीक से कंसीडर करो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से थीटा लेस देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस अल्फा की पावर 1/n, ये प्रॉबिलिटी निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये, मोर देन अल्फा की पावर 1/n। अब बताओ ये बीटा n,1 है, तो इसका PDF क्या होता है? इस वाले मान लो इसको कोई नाम दे दो कुछ भी, है ना, एक्स का पावर एन। मान लो y बोल देते हैं। तो इसका PDF क्या होगा, PDF या सी, एन इंटू एक्स का पावर एन। n इंटू एक्स की पावर n। तो अगर y लिखते हैं तो y बिटवीन 0 और 1, चेक कर लो जी बाकी लोग। तो n तो नहीं होगा, बीटा का PDF क्या होता है, CDF बता रहे हो PDF बता रहे हो? n-1 ना, बीटा
अल्फा बीटा का पीडीएफ क्या होता है? 1/बीटा अल्फा, बीटा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस वन। यस। तो यहाँ क्या बनेगा? एन माइनस वन होगा ना वाई की पावर। तो ये क्या है? तो यही तो रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल वही है, इसका वही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मोर देन कह रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेट कर लो अल्फा की पावर 1/n से कहाँ तक, सॉरी सपोर्ट तो इसका 1 तक ही जाता है, सो 1 तक, और पीडीएफ है ये एन वाई की पावर n-1 dy। बताओ ये कितना आएगा? ये पीडीएफ लिख दिया ना, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दिया इस नंबर से 1 तक, क्योंकि सपोर्ट तो इसका 0 से 1 है इसीलिए। ये बताओ कितना आएगा? क्या 1 माइनस अल्फा आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। हाँ सर आ गया। आ गया ना? तो यही हर ऑप्शन में यही करना है, तो इसका मतलब ए इज अ ट्रू ऑप्शन, समझे? तो ये यस। यही चीज आपको हर ऑप्शन में करना है कि थीटा ये जो लोअर बाउंड है अपर बाउंड इसके बीच है, उसको सिंप्लीफाई करो ठीक से, और देखो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। अगर 1 माइनस अल्फा आ गई, सो यस दिस इज द 100 1 माइनस सर अल्फा परसेंट। हाँ सर वो पाइवोटल क्वांटिटी निकाल के भी करते हैं ना, वो वाला तरीका थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर रहा है, नहीं, वैसे तो नहीं वो करना तो तब है जब आपको एक इंटरवल निकालना पूछता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक। तो वो जो है। आपका होता था कि नॉर्मल में या एक्सपोनेंशियल में कोई एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो वो पाइवोटल से जाते थे। बट वो एक यस। एक इंटरवल, दिस इज नॉट द ओनली इंटरवल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो ऑप्शंस में 4 दिया है, पूछा है कौन कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो आपको डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। तो थीटा है ना, तो तुम सिंपल, वो यूनिक थोड़ी है, वो तो सिर्फ एक तरीका था किसी एक इंटरवल निकालने का, बट दैट इज नॉट द ओनली इंटरवल, है ना, ये है। तो तो तुम्हें सर इसका जो पाइवोटल क्वांटिटी होगा वो एक्स माइनस थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही ना होगा? जरूरत ही नहीं पाइवोटल क्वांटिटी का यहाँ पे, हमें इसमें हाँ, पाइवोटल क्वांटिटी का कोई नीड नहीं है। सर वो पता है हमको, लेकिन पूछ रहे थे एक्स्ट्रा ऐसे। नहीं नहीं, पाइवोटल क्वांटिटी क्या होता है? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किससे फ्री हो जाए। तुम, पैरामीटर हाँ से तुम ये ले सकते हो, फ्री। अगर चाहो तो ले सकते हो। क्या होता है वैसा, है ना, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए, तो वैसे है, यू कैन कंसीडर दिस इफ यू वांट। हम्म। ओके सर। तो ये है ना, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। बताओ इसका क्या डेफिनेशन है? यही तुम्हें चारों ऑप्शन में लगाना है। बताओ इसका ये डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, क्या आएगा? याद है? ये कब बोलेंगे? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है थीटा का, दिस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन? ऑफ टी थीटा का टी1 से टी2 का 1 माइनस अल्फा के बराबर है। हाँ, तो यही तुम्हें हर ऑप्शन में करना, मैंने पहला ऑप्शन के लिए आपको करके दिखाया है, सेम चीज़ें आप एवरी ऑप्शन के साथ कीजिए। जिसका 1 माइनस अल्फा आएगा वो करेक्ट ऑप्शन है, नहीं आएगा तो नहीं है। बाकी बताइए जी, और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी को पूछने के लिए नेट का पीवाईक्यू में से? मतलब नेट का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, एग्जाम निकालना है, सॉल्व करो और देन पूछो, डाउट है तो ये है, और नहीं है तो बहुत अच्छा, डाउट नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें सब आता है। बोलो भाई, क्या होगा? सर अभी सेंड किए हैं, थ्योरी टाइप ही है, लेकिन मुझे इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही कैसे है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है वो समझ नहीं आ रहा। सेकंड वाला तो समझ गए, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम हो रही है। क्या कह रहा है कि एक्स आई वाई आई जो आपके पास है वो गिवन डेटा पॉइंट्स हैं, वेयर नॉट ऑल एक्स आईज आर सेम, सी डिसाइड्स टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ वाई ऑन एक्स, है ना, वाई ऑन एक्स, है ना, ठीक है। सो वाई ऑन एक्स क्या होता है? वही अल्फा प्लस बीटा एक्स टाइप का ना। तो
which with intercept with an intercept and d अच्छा d 2% है क्या cd d decides to fit a linear regression model y on x without an intercept. तो intercept अल्फा है और दूसरा ये विदाउट इंटरसेप्ट है, मतलब है ना, एक ये हो गया, एक मान लो जस्ट बीटा एक्स टाइप का एक ये मॉडल विदाउट इंटरसेप्ट है ना, और वो विथ इंटरसेप्ट लगा रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है. So let x bar y bar be the sample mean of x and y respectively. Which of the following statement regarding the two fitted models are not necessarily true? कौन सा जरूरी नहीं है ट्रू हो, है ना. सो इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू कह रहा है. सो बोथ द फिटेड रिग्रेशन लाइंस विल पास थ्रू द पॉइंट x बार y बार. तो पहला तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना. हमें पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, यही ना. तो पहला स्टेटमेंट क्या है. सर वही पहला वाला ट्रू स्टेटमेंट है तो उसे तो नहीं लगाएंगे, बट आंसर में 1 2 3 तीनों ऑप्शन दिए हैं. नॉट नेसेसरली ट्रू. तो इसमें क्या होगा कि तो जो आपका रिग्रेशन मॉडल होता है सिंपल वाई ऑन एक्स हो या एक्स ऑन वाई हो, तो मतलब 1 2 नॉट नेसेसरली ट्रू है, ऐसा कह रहे हो आप ना. सो एक्स आइज एंड वाई आइज, दोनों का एस्टिमेटर निकालो क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा. तो वो तो निकाल लोगे ना, एस्टिमेटर तो आ जाएगा. मेनली यहाँ पे आपको सिर्फ एक एस्टिमेटर चाहिए बीटा हैट, यहाँ पे दोनों आएगा, ठीक है. लेकिन हमें पूछा नेसेसरली ट्रू, जरूरी नहीं है ट्रू हो. तो मेनली ऐसा कहना चाह रहे हैं एक्स बार वाई बार से तो हम्म, अच्छा फिटेड मॉडल की बात कर रहा है ना. एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लाइन है वैसे ये तो है ना उसे पास करेगी. बोथ द फिटेड रिग्रेशन लाइंस विल पास थ्रू द दिस. है ना, तो जैसे फिटेड में क्या होता है वाई बराबर ये ना अल्फा हैट प्लस बीटा हैट वाई आई इज इक्वल टू दिस, यही होता है. और यहाँ पे होगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा हैट एक्साइज, इस तरह से, है ना. यहाँ आप लिखे प्लस. तो मैंने तुम्हारा डाउट किया ये पहले वाले ऑप्शन क्यों फॉल्स है, ये पूछना चाह रहे हो ना कि फर्स्ट क्यों फॉल्स है. अच्छा, अब वैसे तो हम ये जानते थे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो है एक्स बार वाई बार से पास करता है, बट यहाँ फॉल्स क्यों है, कुछ बीच में ऐसे कंडीशन है क्या कि उसको देखना पड़ेगा क्या है इसमें. देखो जी बाकी लोग ट्राई करके बताओ पहला स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है.
होना तो ट्रू चाहिए। सर मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में किसी एक को तो गलत होना पड़ेगा, दोनों में तो अलग अलग बातें लिखी है। हम्म। तो इस अच्छा ऑफिशियल आंसर की में देखे हो, ये तो चलो इसमें हमारे आंसर की में हो सकता है उसने लिख दिया हो। एक बार ऑफिशियल से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कई बार ना यहाँ टाइपिंग में गलत हो जाएगा, तो ऐसा भी हो जाता है ना। हाँ सर, ऑफिशियल से नहीं देखेंगे। क्योंकि वो चेक करके देख लेना क्या वैसे ही है, क्योंकि कई बार यहाँ मान लो उसने गलत देख लिया, मतलब है ना, कई बार देखते हो हम कभी और दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं, तो मान लो गलत टाइप कर दिया उसने, तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग में गलत हुआ हो। तो उससे देख के फिर तुम इंश्योर कर सकते हो कि क्या है। अच्छा लेकिन एक रिजल्ट कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि इन रिग्रेशन विथ इंटरसेप्ट द फिटेड लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हम लोग जनरली यही डिस्कस करते हैं ना क्लास, मतलब जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना। तो ये पर्सन सी का मॉडल है, ये डी का मॉडल है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है कि रिग्रेशन मॉडल विथ इंटरसेप्ट द फिटेड लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, ठीक। तो ये वाला तो हमेशा पास करेगा एक्स बार वाई बार से, सी वाला, ठीक है। एंड कह रहा है कि इन रिग्रेशन मॉडल विदाउट इंटरसेप्ट इट मे नॉट पास थ्रू एक्स बार वाई बार। तो ऐसा ही जरूरी नहीं है कि एक्स बार वाई बार से ये पास करेगा ही, यहाँ इंटरसेप्ट नहीं लिया ना। तो ऐसा कुछ है, देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में। तो मतलब जो विथ इंटरसेप्ट है ना, मतलब ये जो मॉडल है हम लोग जो पढ़ते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन जनरल, सो उसमें हमने ये पढ़ा होगा ना, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी यही पढ़ा है कि जो हमारे पास फिटेड रिग्रेशन लाइन है दैट विल पास थ्रू एक्स बार वाई बार। बट ये विदाउट इंटरसेप्ट है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्स बार वाई बार से पास ही करे, ये चीज़ है, तो इसलिए पहला गलत है। और दूसरे में क्या है, अच्छा सी विल पास थ्रू दिस बट डी इज फिटेड लाइन विल नॉट पास, मतलब मे पास ना, मतलब पास कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ऐसा है। लेकिन ये कह रहा है कि विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, तो इसलिए बी भी गलत है ना। बी क्यों गलत है, अगर देखो इसमें विल नॉट की जगह मे नॉट होता ना, तो बी स्टेटमेंट ट्रू होता। लेकिन इसने क्या कहा है, मतलब हो सकता है पास करे या नहीं भी कर सकता है डी में। सी वाले मॉडल में जरूरी है कि फिटेड रिग्रेशन मॉडल विल पास थ्रू एक्स बार वाई बार, ये नेसेसरली मतलब जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है कि एक्स बार वाई बार से पास ही करे इस मॉडल में। तो यहाँ से ना विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, इसलिए ऐसा गलत है, ठीक है ना। पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये पास करेगा ही एक्स बार वाई बार से, तो इसलिए पहला गलत है। दूसरा में कह रहा है कि डी वाला मॉडल जो है विल नॉट पास थ्रू दिस, पास नहीं करेगा फॉर श्योर, तो इसलिए गलत है। अगर मे नॉट होता तो सही हो जाता, ऑप्शन बी ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। तो फॉल्स ओके स्टेटमेंट सर। इसलिए है क्योंकि वो मे नॉट नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये थिंक ये लॉजिक इसमें लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ो विथ इंटरसेप्ट उसके बारे में, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा इसका पीछे क्या रीजन है, प्रूफ देखना पड़ेगा, है ना। ये कुछ है। सो फिटेड रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू, है ना, फिटेड है ना लीनियर रिग्रेशन लाइन विथ इंटरसेप्ट पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार, ये है। जैसे अल्फा प्लस बीटा एक्स है, सो दिस विल श्योरली पास थ्रू एक्स बार वाई बार, ये है। क्योंकि जब लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आप निकालते हो ना, तो आई थिंक इसके थ्रू आता ना, वाई बराबर वाई बार अल्फा हैट बीटा हैट एक्स बार, इस तरीके से फिट कर सकते हो तुम। तो इसी से आता है अल्फा हैट, आपको याद होगा ऐसे ही आता है, वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। तो इसी से आता है ना अल्फा का एस्टिमेटर जो है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है, अल्फा का एस्टिमेटर की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए
सेकेंड वाले में इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मॉडल फिटेड रिग्रेशन मॉडल विल पास थ्रू एक्स बार वाई बार, ये है। ठीक है, तो ये आपके लिए है ना, मतलब सीख सकते हो, देख सकते हो कि अब ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, ये रिजल्ट है एक्चुअली, तो जिसका थोड़ा प्रूफ देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालते हैं तो अल्फा हैट का एस्टिमेटर एक्स बार और वाई बार के टर्म में ही आता है, दैट्स व्हाई इट विल पास थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। बट उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ना एक्स बार वाई का ऐसा कोई है नहीं, शायद इसलिए कुछ होगा। ठीक है, ओके। ओके ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी। और कुछ है किसी को पूछने के लिए? कुछ नहीं है तो आगे मैं कुछ थ्योरी लिखा दूँ इन्वेंट्री वाले का। इन्वेंट्री में क्या था कि इसमें मेनली जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना इसका थ्योरी। तो जो हमने इसका थ्योरी डिस्कस किया था, तो अभी हमने ये वाला पार्ट थोड़े डिस्कस किए थे लास्ट के 2-3 क्लास में, है ना। मेनली हमने जो डिस्कस किया था कि MM1 मॉडल क्या होता है वही डिस्कस किया था। इसमें क्या है, इन्वेंट्री मॉडल्स क्या होते हैं इसका बताओ, किसी को आइडिया है? चलो इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो मेनली एक दो फॉर्मूला है जो मैं लिखाऊंगा, जो हो सकता है आपको यूज़ हो अगर क्वेश्चंस, फिर बाद में CSR नेट का क्वेश्चंस भी देखेंगे अगर यूज़ हो पाया तो। ये है तो इन्वेंट्री मॉडल्स में क्या होगा, मैं बस लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो ये होता क्या है, इस टर्म को थोड़ा डिफाइन करो, कोई बताओ इन्वेंट्री का क्या मतलब है। ये आपने सुनते होंगे ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है ऐसे तो। अगर डेफिनेशन आप देखोगे ना, तो इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक और समथिंग, है ना, इंश्योरिंग द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ऑल दैट, इस तरह का डेफिनेशन है इसका। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे डिमांड रेट, है ना, इस तरह कुछ टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें कुछ टर्म आता है डिमांड रेट, मान लो इसको मैं डी से डिनोट करूंगा। सो डिमांड रेट है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो द रेट एट विच द इन्वेंट्री इज कंज्यूम्ड, इस तरह का डेफिनेशन है इसका। तो एक तो डिमांड रेट का टर्म आएगा, दूसरा टर्म ऐसे एक टर्म है ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड है इन्वेंट्री, तो उस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। तो हाँ, जैसे क्विंग थ्योरी में ये था सिंपल, वहाँ पे जो हम ये देख रहे थे, है ना, ये जो क्विंग मॉडल था, तो मेनली वो क्यू से रिलेटेड, जो हमारे पास कोई बिजनेस है ना, तो जहाँ पे क्यू है या वेटिंग है, सर्विस है, उससे रिलेटेड था वो चीज़ें। यहाँ पे ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे। डिमांड रेट क्या है, ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है एक्चुअली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका मान लो नोटेशन अगर मैं यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़, मान लो एस या समथिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या डेफिनेशन है, सिंपल है, जिस कॉस्ट पे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, है ना, ये है द कॉस्ट इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, है ना। सो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट एक टर्म आएगा, फिर इसमें एक और टर्म आता है होल्डिंग कॉस्ट। सो ये क्या है, क्योंकि फॉर्मूला इसी के टर्म में आया, कुछ आपसे कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी, कुछ पूछा जाएगा, तो इसके टर्म में कुछ फॉर्मूला है, तो जो आपको हो सकता है याद रखना पड़ेगा, जो लोग ये करना चाहते हैं ये पार्ट, है ना। तो इसे इस तरह कुछ टर्म आएगा, होल्डिंग कॉस्ट, मान लो एच से डिनोट करते हैं। से होल्डिंग कॉस्ट क्या है, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, तो इसका जो डेफिनेशन है एक्चुअली, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे स्टॉक के टर्म में आप समझ सकते हो, है ना, कोई स्टॉक खरीदा और होल्ड करके रखा हुआ है आपने, तो वो जो होल्डिंग कॉस्ट है, इस तरह से। तो जो डेफिनेशन इसमें लिखता है कि द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी, तो जैसे ये एक टर्म आएगा ऑर्डर क्वांटिटी, तो मान लो इसको मैं क्यू से अगर डिनोट करूँ, सो ऑर्डर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, तो सिंपल है कि कितने क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो अगर ऐसे फॉर्मल डेफिनेशन देखे तो उस लिखता है द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्ड ईच टाइम, ऐसा लिखता है। फिर री ऑर्डर पॉइंट, एक और वर्ड आता है
रीऑर्डर पॉइंट। अब देखना पड़ेगा CSR नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो मान लो ROP लिख दिया, रीऑर्डर पॉइंट। तो इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट वी हैव टू सी। पहले तो बेसिक थ्योरी देख लो, फिर क्वेश्चंस देखेंगे ट्राई करके। सो रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा? द इन्वेंट्री लेवल एट विच अ न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड, है ना। तो ये इसका डेफिनेशन है। देन एक और टर्म इसमें बता रहा है ये लीड टाइम। तो लीड टाइम का क्या मीनिंग है? तो ये फॉर्मूला इसके टर्म में आएगा, फिर बाद देखें इन सब में क्या रिलेशन है एक्चुअली, है ना। तो लीड टाइम इसमें एक टर्म आता है। सो व्हाट इज डेफिनेशन? द टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग द आइटम या स्टॉक या यूनिट, ठीक है ना। सो द टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग, तो ये आपका लीड टाइम एक्चुअली, है ना। जो आपने ऑर्डर किया, जब रिसीव किया कोई जो भी आपका मटेरियल है या जो भी स्टॉक है या कोई भी क्वांटिटी है या यूनिट है, ठीक है। तो ये लीड टाइम है। तो टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग सम यूनिट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे यूज होगा, ठीक है। डिमांड रेट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट एंड लीड टाइम। एंड इसके टर्म में फॉर्मूला क्या है? सो तो मेनली इसमें जो पूछा जाता है, मान लो कुछ क्वांटिटीज आपको दे देगा एंड दे विल आस्क यू, जैसे इसमें पूछा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? मतलब इस तरह के टर्म्स हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका पूरा नाम लिखोगे। ये है। तो ये क्या होता है? व्हाट इज दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली है, ये इन्होंने कुछ फॉर्मूला बनाया है। तो इसका जो फॉर्मूला बनाया गया रूट अंडर ये जो EOQ है, ठीक है ना। तो इसकी जो इसको इन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि दिस इज रूट अंडर 2 टाइम, ठीक है, 2 × D × S। अब DS क्या है ना, 2 × D × S अपॉन में H। तो ये मतलब ये एक क्वांटिटी मतलब टर्म है जिसका डेफिनेशन क्या है या फॉर्मूला क्या है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? तो यहाँ पे 2 × D × S। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ D इन दिस फॉर्मूला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ S एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ H? तो यहाँ जो हमने लिखा हुआ है कि वही आई थिंक डिमांड रेट, यही जो यहाँ पे लिखा है हमने। तो आपको मान लो क्वेश्चन में क्या होगा, कोई बेसिक सा क्वेश्चन अगर होगा उसमें क्या होगा, आपको डिमांड रेट दे देगा, ये आपका S मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट दे देगा, H आपका होल्डिंग जो आपके बस कॉस्ट दे देगा। अब पूछेगा बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, तो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, है ना। इस तरह कुछ टर्म है। तो ये वही है डिमांड रेट एंड दूसरा जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये जो S है ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड जो H है वो है आपका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो दिस इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर या पर टाइम, है ना, पर पीरियड, पर यूनिट पर पीरियड, पीरियड ईयर है या मंथ है उस पर डिपेंड करेगा। सो पर पीरियड। तो एक टर्म इसमें से पूछा जाएगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। तो ये आपको फाइंड करना होगा। इसमें कोई क्वेश्चन ही बना सकते हैं हम लोग कि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लिखूं, जैसे क्वेश्चन है कि अ कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर ईयर एंड हैज़ एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर ऑर्डर एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज़ पर यूनिट, द फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ मान लो इस पर, तो वैसा होगा। तो मेनली क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, क्योंकि इससे लैंग्वेज प्रॉब्लम ही होगा इसमें। अगर मैं लिखूं जैसे इसमें क्वेश्चन है कि अ कंपनी सेल्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, पर ईयर। अच्छा, सो कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर ईयर, ठीक है, और कह रहा है कि हैज एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹100
ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹100 पर ऑर्डर, ठीक है, ₹100 पर ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद एंड आगे कह रहा है एन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज ₹2, ठीक है। सो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट, पर यूनिट। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। 1000 यूनिट। कितना आएगा? 1000 यूनिट। अच्छा ठीक है ना, वो आ जाएगा ना, इजी है। तो मेनली ये होता क्या एक्चुअली, ये चाहता क्या है करना इसमें, तो ये मेनली है ना, इसमें मेनली क्या होता है कि इट इज़ डिजाइन टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री, है ना, इस तरह से ये कुछ चाहता है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो आप जस्ट पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जैसे फॉर्मूला लिखाया था हमने 2 टाइम डी इंटू एस अपॉन एच, यही था। तो आप देखेंगे कि बस इसकी वैल्यूज़ क्या है, इससे आप निकाल लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है, डिमांड रेट देख लीजिए क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड क्या है, मतलब पीरियड मतलब ईयर हो सकता है तो एनुअली हो जाएगा उस तरह से। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि क्या क्या गिवन है तो पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे डी क्या है, एस क्या है और एच क्या है, पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा इसमें से, फिर आ जाएगा आंसर, है ना। सो तो डी था डिमांड रेट, डिमांड रेट क्या है, तो कितना सेल करता है यही डिमांड है, तो डिमांड क्या 100, 10,000। एस क्या है, एस क्या था हमारे पास, एस वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये है ₹100, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपके पास है ये है ₹100। एच क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और एनुअल था पर पीरियड, तो ये ₹2 पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। तो मतलब कुछ खास है नहीं, बेस आपको आइडेंटिफाई करना है, एक तो फॉर्मूला पता हो और दूसरा आप आइडेंटिफाई कर सको चीज़ों को। सो 2 इंटू जो भी है 10,000 इंटू 100 एंड अपॉन में सॉरी हाँ 2 तो कट ही जाएगा, तो देख लो कितना है 6, तो जो आपने निकाल ही लिया है, ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो मतलब सिंपल है, आपको बस पुट करना है इसमें, मतलब और मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी बिगिनिंग लेवल में मैं थोड़े आसान क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये है, तो इस तरह से कुछ पूछ लेगा। और भी कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है ना। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर पॉइंट, तो इसमें पूछेगा आपसे कि रीऑर्डर पॉइंट है ना, जिसको हमने ROP लिखा है रीऑर्डर पॉइंट, तो इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है कि रीऑर्डर पॉइंट डिटर्मिन्स व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट्स, है ना, टेकिंग इनटू द अकाउंट द लीड टाइम। तो मेनली इसका जो फॉर्मूला है D इंटू एल, सो वेयर D क्या था एंड L क्या था। सो D हमने क्या नोटेशन लिए थे, डिमांड रेट, सो D वाज डिमांड रेट एंड L क्या है, दिस इज द लीड टाइम, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब फिर से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको डिमांड रेट दे देगा, लीड टाइम दे देगा, पूछेगा बताओ रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए, है ना। और रीऑर्डर पॉइंट क्या है, मेनली ये क्या चाहता है, तो बोलता है रीऑर्डर पॉइंट डिटरमिन करता है कि व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉक आउट्स, है ना, ये है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द लीड टाइम, यही है। सो ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि मान लो कंपनी कंज्यूम्स, जैसे क्वेश्चन है, अ कंपनी कंज्यूम्स 100 यूनिट्स पर डे एंड हैज अ लीड टाइम ऑफ 5 days, सो व्हाट इज द रीऑर्डर पॉइंट। जैसे मैं अगर बेसिक क्वेश्चन लिखूं इसमें, तो इस तरह से पूछ लेता है कि मतलब कुछ नहीं है इसमें, बस पुट करें बेसिक, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, कि जैसे बोल रहा है कि अ कंपनी कंज्यूम 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है, एंड कह रहा है कि एंड has lead time of लीड टाइम ऑफ 5 days, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि बताओ रीऑर्डर पॉइंट क्या है, देन फाइंड व्हाट इज रीऑर्डर पॉइंट, ये पूछ रहा व्हाट इज द रीऑर्डर पॉइंट।
तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या दिया है। तो इसमें जो डिमांड रेट है, कितना डिमांड है जो कंज्यूम कर रहा है ना, तो 100 यूनिट्स। एंड लीड टाइम क्या है बता दिया, 5 दिन। तो आपसे पूछा है री ऑर्डर पॉइंट, तो कहता है डिमांड रेट इनटू दिस, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, तो 500 देखो कितना है, तो 500 यूनिट्स का रीऑर्डर पॉइंट है। सो मतलब रीऑर्डर जो होगा सो 500 होगा। ऐसे एक और टर्म बोलता है टोटल कॉस्ट फंक्शन, है ना, एक और टर्म इसमें है टोटल कॉस्ट फंक्शन। क्या है टोटल कॉस्ट फंक्शन, है ना। सो ये क्या होगा, मान लो TCF बोल दो या TC, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन कंबाइंस द ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है, D इंटू एस अपॉन क्यू प्लस Q इंटू एच अपॉन 2। अब फिर से वही है, ये सब क्या है, व्हाट इज D, सो वेयर D तो वही था डिमांड रेट, डिमांड रेट, ठीक है। S क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड Q क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, और नेक्स्ट जो आपके पास है H, जो H क्या था, होल्डिंग कॉस्ट, है ना। सो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड, सो आएगा पर यूनिट पर पीरियड, ठीक है। इस तरह से फिर से कोई क्वेश्चन लिखे जहाँ पे ये क्वांटिटी अगर हम दे दें तो हो जाएगा। तो इस तरह कुछ फॉर्मूला है और भी है जो कि आगे देखते हैं, है ना, अगले क्लास में। तो ठीक है, मेनली बेसिक्स ये है, बाकी एग्जाम को देखना पड़ेगा क्वेश्चंस क्या आता है उस पर। तो मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये जो इन्वेंट्री मॉडल्स में ये जो टर्म्स हैं कुछ ये आपसे पूछे जाएंगे फॉर्मूला, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ना, या ये तो उसी का क्वेश्चन था। फिर रीऑर्डर पॉइंट क्या है, या व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन या वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो ये है। फिर से एक क्वेश्चन लिखूंगा जहाँ पे ये सारी क्वांटिटी आपको दे दिया जाए, आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, इस तरह से है। सो आई थिंक अभी के लिए इतना ही है, ठीक है ना। तो हम यही बस ये बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अभी मैं इतना बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा थ्योरी। तो ये वाला पार्ट जो है स्टेडी स्टेट क्या है ये देखेंगे, ठीक है ना। कि इसमें मेनली हमें क्या देखना है कि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या है, मतलब स्टडी सॉल्यूशन क्या है फॉर द क्यूइंग मॉडल्स MM1 विथ लिमिटेड वेटिंग स्पेस, MMC विथ लिमिटेड वेटिंग स्पेस एंड MG1। तो मेनली एक टर्म डिस्कस करना है स्टेडी स्पेस सॉल्यूशन क्या होता है, और फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्यूइंग मॉडल्स, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे। अभी कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट पूछना हो? सर इसमें सिर्फ एक ही मॉडल पढ़ना है इन्वेंट्री में, या फिर जैसे अलग अलग मॉडल है, जी जी, बिल्डअप मॉडल, बिल्डअप मॉडल, शॉर्टेज मॉडल, वो सब नहीं पढ़ना है क्या? कर सकते हैं लेकिन इतना जरूरत नहीं, मुझे लगता है नेट में इतना पूछता होगा। मेनली क्यूइंग थ्योरी है तो मेनली मुझे लगता है ज़्यादा तो क्यूइंग थ्योरी में इसका फोकस रहता है, बट कर सकते हैं डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन हमें देखना है एग्जाम की क्या डिमांड, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, और उसमें अब क्वेश्चंस देखेंगे CSI नेट में कैसा आया, तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ेगी तो और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये है तो PPI को डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगले क्लास में कल मिलते हैं, फिर कल क्लास आगे करते हैं।